Hello, my dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini from Jaipur, and today I am going to discuss mock test number 10 for NEET examination. First, मैं आपको पेपर अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद इसकी की डालूंगा और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। आप इसको देख लो एक बार, मैं पेपर को शेयर कर रहा हूँ। पेपर नंबर 10, ये मैंने आपको बताए थे कि ऐसे 20 पेपर मैंने तैयार किए हैं पर्टिकुलरली आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे। आप इनको एक बार करें। और मेरा तो ये थोड़ा सा आपसे ये था कि जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं आप खुद किया करो पहले क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनके आंसर चेक कीजिए आप, यानी उनकी थ्योरी पढ़ेंगे वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, हमने क्या सोचा और आंसर एक्चुअल में क्या था। आपकी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ें और उन क्वेश्चनों को पर्टिकुलरली एक रजिस्टर मेंटेन करें और वो जरूर लिखें आपके जो आपके क्वेश्चन गलत हुए। जैसे सपोज 45 क्वेश्चन में से 25 आप सही कर देते हो, 20 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उन गलत के बारे में जरूर आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेपर नंबर 10 को, मॉक टेस्ट नंबर 10। उसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड। सबको स्ट्रक्चर मालूम होती है सल्फर डाइऑक्साइड की साहब। सल्फर डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन जुड़ी होती है और एक लोन पेयर होता है, ऐसे बेंट टाइप होता है। तो एक सिग्मा ये, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई और एक लोन पेयर। तो आंसर सी, बिल्कुल सिंपल। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, अब ध्यान रखना बॉन्ड एंगल के बारे में, एक तो देखी जाता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और एक दी जाती है वेस्पर थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल जब होता है जब मॉलिक्यूल रेगुलर हो। बोले साहब क्या होता है रेगुलर, सुन लो। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में सबके सब बॉन्ड पेयर हो और एटम बॉन्डेड एटम सब आइडेंटिकल होता है, ऐसे को कहते हैं रेगुलर। तो बॉन्ड एंगल किसका अकॉर्डिंग आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के। जैसे ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रन, ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रन, ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रन, इसलिए सबका इक्वल। आंसर क्या बोलेंगे, सी, इक्वल 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर। तो देखो PCl5 सबकी स्ट्रक्चर बना के देखो। PCl5 की होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इस बॉन्ड की जो पोलरिटी है, ये 120 का एंगल है, ध्यान रखना। इनकी रिजल्टेंट पोलरिटी से कैंसिल हो जाती है, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। ठीक है, एक्सियल और बोलते हैं जिसको। तो इस 180 का एंगल है इसलिए ये भी कैंसिल। तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर। इसी तरह से PF2Cl3, आप बेंट रूल से बनाइए। आप जो PF लिख रखे ना दो, उसको बेंट रूल ये कहता है कि साहब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहां पर लगाया करो, एक्सियल पर। अब वही चीज हो गई। तो देखो ये भी नॉन पोलर, ये दोनों कैंसिल और इस बॉन्ड की पोलरिटी को इनकी रिजल्टेंट कम कर देती, क्योंकि एंगल कितना है ये 120 का। तो एक जो लगाते हो ना रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इस फॉर्मूले से चेक कर लिया करो। इस बॉन्ड फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट, सेकंड का डाइपोल मोमेंट प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, वेक्टर सम वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दिया करो। कॉस यहाँ पर एंगल कितना है 120 का और कॉस 120 की वैल्यू माइनस में 0.5। तो ये इस बॉन्ड एंगल को इन दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल कर देगा। सपोज इसकी ए है डाइपोल मोमेंट, तो इसका भी ए रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो ये भी नॉन पोलर। ये देखो ये SiF4, इसके अंदर लोन पेयर है। जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता तो मॉलिक्यूल कहता होगा पोलर। तो ये जो SF4 है ना, सीसो टाइप की जो बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी से देखी जाती है, के भी बोलते हो या सीसो बोलते हो। इसके अंदर एक लोन पेयर है इक्वेटोरियल पर, इसकी वजह से मॉलिक्यूल कहता है ये पोलर। इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, प्लेन में 5 और ऊपर और नीचे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसलिए ये भी सिमेट्रिकल आ जाएंगे, क्योंकि पेंटागन में ऊपर और नीचे को एंगल 180 के वो कैंसिल कर देंगे। पोलराइजेशन पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट। तो पोलराइजेशन पावर के लिए कैटायन की देखी जाती है पोलराइजेशन पावर। ठीक है, और एनायन के लिए बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो छोटा साइज और हाई चार्ज होना चाहिए, फजन रूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर आयनिक मोर सॉल्युबल। और आपको पता है एनायन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट करेक्टर आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आयनिक AgF सॉल्युबल और ये बाकी सब इनसॉल्युबल है। विच टाइप बॉन्ड डज नॉट प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। तो ये था आपके पास में अमोनियम क्लोराइड। एक तो आपको ये आयनिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अच्छा, अमोनियम जब बना था, मैं आपको समझा दूं, ये तो अमोनिया थी और जब ये अमोनियम में कन्वर्ट हुआ था तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इस H को। जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका तो साफ पॉजिटिव चार्ज खत्म, खुद पे पॉजिटिव अगर फिर शेयरिंग हुई, इसलिए ये पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसके अंदर ये कोवेलेंट भी है, ये रे, ये कोऑर्डिनेट भी है, वो आयनिक भी है। तो कोऑर्डिनेट भी है, आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा बॉन्ड नहीं है, तो आंसर क्या लिखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन बिहेवियर ऑफ H2O, वाटर का कैसा बिहेवियर होता है। तो देखो मैं आपको दो रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ वाटर की, जो आप खूब अच्छी तरह सबको जानते हो। बोले एक तो जैसे मैंने मेटल से लिख दी, सोडियम से। तो आपको पता है साहब सोडियम एस ब्लॉक के एलिमेंट वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। तो इसमें देखना आप, इस क्वेश्चन में मैं पूछू क्या हुआ, बोले सोडियम का साहब ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब वाटर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकता हूँ। एक और बताता हूँ, वाटर की रिएक्शन फ्लोरीन से डार्क में ही हो जाती है, एक्सप्लोजन के संग HF बन जाता है और O2 बाहर निकलते हैं। मैं पूछू क्या हुआ,
कि फ्लोरीन जीरो से किस में बदल गई साहब, माइनस में, बोल रिडक्शन, तो दोनों लिख दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं बहुत सी में, बहुत में रिड्यूसिंग एजेंट, आंसर आन देंगे बोथ। ठीक है। पेयर ऑफ द स्पीसीज आइडेंटिकल शेप, एक जैसी शेप कैसी है, तो इसके लिए आप ध्यान रखो। सबसे पहले रेगुलर यदि मॉलिक्यूल है, वो मैं आपको बता चुका हूं, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी शेप हो जाएगी। और यदि इरेगुलर है तो वेस्पर थ्योरी लगाओ। जैसे ये आपके पास में कैसा है, रेगुलर टेट्राहेड्रन, और ये कैसा था, सीसो, नहीं है साहब, ये रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp2, ये पिरामिडल। अब ये XCF2 में भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp3d है, लेकिन वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि इसके जो लॉन पेयर हैं वो लगाना इक्वेटोरियल में, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर, और CO2 भी होती है लीनियर sp वाली। ठीक है, इसलिए यही इसका आंसर है, एक जैसी शेप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ लाफिंग गैस N2O की क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करना, इनको एक्सपेंड नहीं कर सकते, और इनकम्प्लीट रखोगे तो स्पीसीज इतनी स्टेबल नहीं होगी। जैसे पहली स्ट्रक्चर है, देखो इधर ध्यान से, N और N के बीच में दो तो बॉन्ड बना रखे हैं, इस पे लिखा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, और एक बना रखा था कोऑर्डिनेट, नेट न्यूट्रल है, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन समझ बैठ रहे हैं, क्योंकि दो इसमें और दो इसके अंदर, एक दे रखा है, और नेगेटिव का मतलब इसके 5 तो ये थे, एक कहीं से ले रखा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। बोले हाँ साहब ठीक है, लिख सकते हो आप, पहली स्ट्रक्चर सही है। दूसरे में क्या प्रॉब्लम है, देखो इस पर लिख रखा है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जबकि एक्चुअल में न्यूट्रल है, कहीं भी नेगेटिव मार्क करना चाहिए था, वो नहीं है। ठीक है। अगली बात देखो, इसके अंदर ये लिख रखा है NN के बीच में कितने बॉन्ड बना रखे हैं, नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर में NN के बीच में बॉन्ड बने हुए थे आप 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसके लोन पेयर इस पर मार्क, इस पर चार्ज लिखा हुआ है पॉजिटिव, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो आपको इस पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए एक तो फर्स्ट और एक थर्ड, ये सही है, फर्स्ट और थर्ड। ये तो हो भी नहीं सकती, आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 10 या पता नहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और भी ज्यादा। ठीक है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द हेलोजन विच हैज लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले आपको इन हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। वैसे होनी तो चाहिए फ्लोरीन की ज्यादा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, क्लोरीन, फिर आपके पास में ब्रोमीन, और तीसरे नंबर पर आती है फ्लोरीन, और सबसे कम होती है आयोडीन की, क्योंकि फ्लोरीन में साइज होता है छोटा। सेकंड पीरियड के एलिमेंट एक एक्सेप्शन है, बॉन्ड एनर्जी में ध्यान रखना। तो LP रिपल्सन ज्यादा, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी इन दोनों से कम हो जाती है, तो सबसे कम ये वॉयलेट कलर की होती है। इनके कलर हैं, ये येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो, और ये रेडिश ब्राउन, इसलिए आयोडीन कैसी हो जाएगी, वॉयलेट, यही पूछा था आपसे। विच हैज हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा। आप ध्यान रखना, जब मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम और लिगेंड सेम हो, तो डेल्टा O की वैल्यू डेल्टा T से ज्यादा होती है, और कभी पर स्क्वायर प्लेनर हो तो वो इससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, पहले तो ये, इसका मतलब टेट्राहेड्रल को छोड़ो, ऑक्टेडल बचे। अब ऑक्टेडल में लिगेंड चेक कर लो, आयोडाइड सबसे वीक, हेलाइडो में फिर ब्रोमाइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल रहा हूँ, देख लो एक बार, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, इसलिए इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा, जिसमें F लगा हुआ है, कहाँ पे था क्वेश्चन, ये रहा। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड हैज हायर कंडक्टेंस। तो आप ये बर्नर थ्योरी से लिया गया है, इसको कोऑर्डिनेशन फॉर्म में लिख के देख लो, जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो प्लेटिनम +4 में, इसका मतलब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक बना सकते हो। तो 6 लिगेंड जोड़ो, पहले स्ट्रॉन्ग को जोड़ा करो अमोनिया को, जैसे पहले का बता रहा हूँ, पहले कंपाउंड में प्लेटिनम और 4 अमोनिया है, इसलिए उनको अंदर लिखो, और 2 Cl रखो, और ये आएगा, तो टोटल कितने आयन आएंगे इसके अंदर, 3, एक तो कॉम्प्लेक्स और 2। दूसरे को लिखोगे तो PtCl4 और NH3 6, तो यहाँ पर 6 ही लगा दो आप, PtCl6, और जो 6 तक ही लिख सकते हो, और 4 अमोनिया बार, ये नाइट क्लोरीन बार, इसलिए टोटल आयन 5, हाई कंडक्टेंस, ये इसका आंसर। विच रिएक्शन गिव्स प्योर N2। तो ध्यान रखना, पहली से तो N2 बनती नहीं है, इससे तो अमोनिया प्लस HCl बनता है, इससे N2 बनती है, इससे मेटल एजाइड से बनती है, मेटल एजाइड से प्योर फॉर्म बनती है, NCERT में मेंशन है, इसलिए ध्यान रखो इस रिएक्शंस को, इससे लाफिंग गैस बनती है। ठीक है। अब ये मेटलर्जी से लिया है, इनमें क्या है, हेमेटाइट और जो मैग्नेटाइट है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उनमें मेटल की, तो इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैग्नेटाइट समझते हो, मैग्नेटाइट क्या है, एक मिक्स ऑक्साइड है, Fe3O4, ये तो है मैग्नेटाइट। एक्चुअल में इस मैग्नेटाइट में फेरस और फेरिक का मिक्सिंग है, ये आपको समझा दूं, ये +2 में है और ये +3 में, ये तो मैग्नेटाइट है, और हेमेटाइट होता है फेरिक ऑक्साइड, आप ध्यान रखना, ये किसके अंदर है, 3 के अंदर, तो ये आपका आंसर। हाउ मेनी, देखो क्वेश्चन बढ़िया, हाउ मेनी एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग विच देयर थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी इज लोअर देन देयर सेकंड। ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी भी एलिमेंट के लिए फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ, ऑलवेज, किसके लिए, फॉर एनी एलिमेंट, एलिमेंट की बात है, ऐसे क्रॉस चेक मत कर लेना, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं, एक ही एलिमेंट की बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, साइज छोटा, इसलिए ऑलवेज करेक्ट फॉर एन एलिमेंट।
विच क्वेश्चन नंबर 16 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज लीनियर पॉलीमर। आप समझना ध्यान से, ये पर्टिकुलरली देखा जाए तो लीनियर पॉलीमर तीन तरह के होते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो पॉलीमर। एक तो लीनियर इस तरह के, एक होते हैं ब्रांच, मेन चेन से ब्रांच निकलती जाते हैं, और एक होते हैं क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट वगैरह जिसमें CH2 के ब्रज बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है आपके पास में हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अब आप ध्यान से सुनो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्लोज पैकिंग होती है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और ऐसे चेन क्या क्लोजली पैक्ड हो जाती हैं। जब ये क्लोजली पैक्ड हो जाती है ना तो वॉल्यूम कम और डेंसिटी ज्यादा के ऐसे होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और ये जो होती है आपके पास में लो डेंसिटी, इसमें क्या है? ब्रांचिंग। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है, आपको समझा दूं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर 2000 ATM पर बनती है। और ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट और नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। तो ये जो ब्रांचिंग हो जाती है लो डेंसिटी, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम। तो इसका आंसर यही है, हाई डेंसिटी। कैसी है? लीनियर। ये ब्रांच, ग्लाइकोजन भी ब्रांच और एमाइलोपेक्टिन ये सभी ब्रांच है। 1,6 ब्रांचिंग चलती है ग्लूकोज से। Which of the following technique used for the separation of glycerol from spent life from soap industry? अब ध्यान रखना, ये जो ग्लिसरॉल और ये जो होते हैं ना फैट और ग्लिसरॉल, इनकी क्या खास बात होती है कि ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। इसलिए ऐसे पर प्रेशर कम करो, प्रेशर कम करके और फिर डिस्टिलेशन किया जाता है। जब रिड्यूस प्रेशर किया जाता है ना वैक्यूम, जैसे ये लिक्विड आप समझो इसको लेचेटर पेंसिल, और ये इसकी वेपर्स, यदि आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो वेपर्स किस में बदल जाएगी? लिक्विड में। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और प्रेशर कम करो तो अपने आप ही चली जाएगी। यानी प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और ये टेक्निक पर्टिकुलरली ऑयल, फैट और ग्लिसरॉल को सेपरेट करने में काम ली जाती है, क्योंकि इनकी क्या खास बात है कि बॉइलिंग पॉइंट पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इसलिए आंसर है इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन, या इसको लाइन को और क्या कहते हैं? रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? सभी है, CO2 भी है, मीथेन भी, CFC, ओजोन भी। इसलिए कोई गैस ऐसी नहीं इनमें से जो वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। ऑल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्वस एनएच? क्वेश्चन का मीनिंग सुनो। एनएच क्या है? बेस। यानी बेस में कौन डिजोल्व होते हैं? तो या तो एसिड या एम्फोटेरिक। एक तो ये रहा एसिड, देखो इधर, एक ये रहा एसिड फिनोल, एक ये एम्फोटेरिक, तीन ये भी डिजोल्व होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, और एक एसिड ये रहा। तो आंसर दे दो 4, ये बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 को मैच करा रहा हूँ, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, रिएक्शंस दे रखी है, तो आप समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले क्या किया है? HX का इलिमिनेशन, बेस डाल दो। तो बोले साहब P के अंदर बेस डाल, एक ही बेस है इसके अंदर, P में आंसर 2 हो सकता है जो 2 जगह। ठीक है, तीसरे में क्या किया है? ईथर बनाया, सोडियम एल्कोक्साइड, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसलिए इथाइल ब्रोमाइड दोनों में ये साहब। ठीक है, अगले में बस यहाँ से देखो, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर जुड़ा है, इसलिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस R में क्या आंसर आना चाहिए? फर्स्ट, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इधर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा, 3 एल्कीन दे रखे हैं, इसके अंदर एक तो पहली एल्कीन है आइसोब्यूटाइलिन, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। एक लिख रखे था प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और एक लिख रखे इथाइलिन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ में जैसे आप बोलते हो ना कि ब्रोमीन HBr की रिएक्शन कराते हैं पेरोक्साइड में, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल उतनी रिएक्शन फास्ट। तो इसके अंदर Br, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब उसमें हेलोइड फ्री रेडिकल आएगा ना, जब बनेंगे, तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इसके अंदर टर्सरी फ्री रेडिकल बनाना, इसके अंदर ये रहा। इसके अंदर कौन सा बनेगा? एक पे तो Br आप ऐड कर दीजिए, इस पे प्राइमरी फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और Br को ऐड कर लीजिए। तो सबसे मोस्ट स्टेबल ये, फिर सेकंड नंबर पर, फिर फर्स्ट पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? सबसे जल्दी फास्ट इसमें, फिर सेकंड, ये पहला ही ऑप्शन फर्स्ट आंसर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम विच हैव m इक्वल्स टू 0 वैल्यू, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, सबसे पहले 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ऐसे लिखते हो 1s2 2s2 2p6 और साहब 3s1। s के लिए m की वैल्यू ऑलवेज 0 0 0। इस p में 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी भरे हुए हैं उन रूल के अकॉर्डिंग, एक 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 करके फिर पेयरिंग कर रखा है। किसी एक के लिए -1, किसी के लिए 0 और किसी के लिए प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी काउंट करो, 2 4 6 7, आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 23 को बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 23,
बिल्कुल सिंपल। एसिड की रिएक्शन कराओ पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, एसिड बेस तो सॉल्ट बना लो कैल्शियम एसीटेट। फिर जब सॉल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम होता तो बेरियम कार्बोनेट बाहर निकल जाते हैं, और ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में बदल जाता है। जैसे देखो इधर ध्यान से ये बना रखा है, कैल्शियम एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो बनेगा कैल्शियम एसीटेट। उसका कराओ ड्राई डिस्टिलेशन, तो इसमें से CaCO3 बाहर निकालो, और बाकी आपके पास में क्या बच जाएगा, एसीटोन। तो ये एसिड ड्राई डिस्टिलेशन का बी ऑप्शन। हाँ, ऐसे पूछा है, इनको हीट विद एसिडिफाई KMnO4 इवोल्व गैस पास थ्रू द लाइम एंड व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो लाइम वाटर के संग व्हाइट पीपीटी, पहले तो मिल्क देती है, फिर व्हाइट पीपीटी देती है CO2। तो CO2 इससे बनेगी, देखो इधर एक तो बन जाएगी एक दो तीन प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया करो CO2 में। इसके अंदर दोनों एसिटिक एसिड, इसके अंदर भी एसिटिक एसिड, और इसके अंदर दोनों एसीटोन कीटोन, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी में ऑक्टेट, देखो पहला सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे कार्बन का नहीं, इसलिए सही है। यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का, और इस कार्बन का नहीं है, देखो इधर ध्यान से, ये भी सही है। यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस यानी चार्ज की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सबके कंप्लीट लिख रखे हैं, इसलिए सी भी सही है। ध्यान से देखो, एक प्लस है माइनस है, लेकिन इसी की फॉर्म तो बनी हुई है ये मोर स्टेबल, इसीलिए चार्ज हटा के ये लिख देते हो, ये भी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, मोस्ट स्टेबल डाइंस। अब देखो मोस्ट स्टेबल में एक तो रेजोनेंस इसके अंदर है, और एक रेजोनेंस इसके अंदर है, इसमें नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। इनके अंदर रेजोनेंस नहीं है, इसलिए आंसर देंगे आप फर्स्ट 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन 27 है, अमंग द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाने की 3 यूनिट, 3 यूनिट, इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाने की 2 यूनिट। ध्यान रखना ये नहीं है, क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर अलग अलग एटम होने चाहिए तब जाके शो करते हैं, इसके अंदर ओनली 1 यूनिट। तो यही आंसर हो गया 1। फिर उसके सबसे ज्यादा यूनिट किसमें, 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, ऐसा कोई देख लो, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रेट बतानी है, तो सबसे पहले तो एक्टिवेटर देखो, एल्काइल ग्रुप होते हैं एक्टिवेटर। हेलोजन वैसे तो प्लस M का है, लेकिन डीएक्टिवेटर माइनस M आई इफेक्ट की वजह से। इसके अंदर जो टोलुइन है 3 अल्फा H, इसलिए 9 इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, हाइपर कॉन्जुगेटिव, हाइपर कॉन्जुगेटिव, तो 9 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, तो टोलुइन सबसे ज्यादा, फिर इथाइल बेंजीन, 2 अल्फा H है, उसके बाद में हेलो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और सबसे बाद में -M का। ऐसा कोई चेक कर लो, तो सेकंड देखो, फिर उसके बाद में थर्ड, फिर फोर्थ, यही हो गया फर्स्ट आंसर, देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट टर्बिडिटी देगा इमीडिएटली, तो लुकास रिएजेंट है ये, ध्यान से देखो। तो क्या ऑर्डर होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये टर्सरी देखो साहब, ये लो अल्फा सबसे ज्यादा। विच हैज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द सोडा लाइम। अब आप ध्यान से देखो, जब सोडा लाइम की रिएक्शन कराते हैं तो स्पीसीज देखो क्या बनती है, इस रिएक्शन को कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। जब हीट करते हैं सोडा लाइम के संग तो कार्ब एनायन बनता है, CO2 बाहर निकलती है, आपको बताऊं, इसीलिए तो बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो एनायन की स्टेबिलिटी देखो, तो आप ध्यान से देखो, इसके अंदर मिथाइल एनायन, इसके अंदर इथाइल एनायन, और इसके अंदर विनाइल एनायन। तो ये जो कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होता है, मोर स्टेबल, इसलिए आंसर इसका सी ऑप्शन बस। विच वन इज मोर एसिडिक, एक तो बेंजोइक एसिड और टोलुइक। अब आपको एक बात बताऊं, SIP याद करो, स्टेरिक इनिबिशन और प्रोटोनेशन। तो जो बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर, ये रहा बेंजोइक एसिड, ये साहब बेंजोएट आयन था सॉल्यूशन में, ये लो। यदि आप ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा देंगे, इथाइल मिथाइल कुछ भी लगाओ, तो इनमें क्राउडिंग की वजह से ये H+ आयन को गेन नहीं करने देता, इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन H आयन की, मोर एसिडिक। तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, चाहे उनका इफेक्ट प्लस हो चाहे माइनस हो, टोलुइक एसिड। विच वन ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो इंटेंसिव का मतलब समझते हो, जो साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती, उसे कहते हैं। तो प्रेशर नहीं करता, वॉल्यूम करता है, मोल करते हैं, हीट कैपेसिटी, ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप ध्यान रखिए, चाहे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, लेकिन होमोजीनियस सोचा करो। तो मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, इस 2 ml लूं, 5 ml लूं, 10 ml लूं, कुछ भी लूं, सबका सेम आना है, इसलिए आंसर सी, इंटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन 33 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3 मेटल लिखे हुए हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, ए का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब SH के रेस्पेक्ट में लिख के देखा करो, SH का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा 0, फिर बी का इससे ज्यादा, ज्यादा वाला बी में, सॉरी ए वो नीचे, उसके बाद में बी का -2 और सी का -1। तो ऊपर ही ऊपर तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में बी, फिर सी। ये ऐसे मेटल अरेंज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग में। अब आपको बता दूं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, वो मेटल ज्यादा वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, बी सी को भी डिस्प्लेस कर सकता है और ए को भी।
और इसी तरह से सी किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ओनली ए को, बी को नहीं कर सकता। अब पढ़ के देख लो, इनकरेक्ट बताना है। तो ए SO4 सॉल्यूशन कैन बी स्टोर इन बी, यानी इसके सॉल्यूशन को आप यहां रख सकते हो का बी में, बोले नहीं रख सकते साहब, रखेंगे तो ये तो डिस्प्लेस कर देगा ना इसको, यही गलत है, नहीं कर सकते। रिड्यूसिंग पावर था ये जो ऊपर वाला है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एस ब्लॉक का, फिर ये और फिर ये, सही है सर। तो CSO4 सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन ए, ये तो लेस रिएक्टिव मेटल है, रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से बी एस CSO4 BSO4 प्लस सी, तो बी क्या है, बी की रिएक्टिविटी ज्यादा, जो सी को डिस्प्लेस कर सकता है ए को भी कर देगा, सही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन 34 को समझो आप ध्यान से। कुछ सोल्ट है एक्चुअल में, अब आप इनकी पीएच को देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि इन सब की पीएच 7 से कम है। जैसे अमोनियम क्लोराइड में तो वैसे ही बता रहा हूँ, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी पीएच, ये क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हुए हैं सब, ऐसे ये बी है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें पूछा है कि बताओ वन टॉप फैक्टर किसके लिए ज्यादा है एक्चुअल में। अब वन टॉप फैक्टर सोल्ट वोल्ट से मतलब नहीं है, इससे लिए पूछा है AOH से। आप समझना ध्यान से, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, इस अमोनियम का हाइड्रोलिसिस कराओगे, अमोनियम आयन की वाटर से रिएक्शन, तो समझ लो पहले, तो हाइड्रोलिसिस करके दिया है, तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस आयन। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा उतना न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा, इसलिए पीएच कम, सॉरी पीएच ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी रहेगी, 7, और यदि H प्लस आयन रहेगा तो 7 से कम। दोबारा, ये बेस जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा और पीएच ज्यादा होगी, और आयोनाइजेशन ज्यादा होगा यानी अल्फा ज्यादा, तो एल आई से रिलेशन ये I इक्वल टू 1 प्लस एल्फा N-1। तो एल्फा चेक कर लो साहब, ज्यादा किसका है, किसका ज्यादा होगा, जिसकी पीएच ज्यादा होगी। और पीएच ज्यादा किसकी है सॉल्यूशन के अंदर, इसकी देखो ए सॉल्ट की 6, फिर 5 4, तो आंसर ए, फर्स्ट आंसर। चेक कर लेना ध्यान से, भूलना मत। ये पूछा है कि सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर H2 गैस बनती है कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर, तो ये ब्राइन का एक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल भी ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम्म क्वेश्चन नेक्स्ट है साहब आपके पास में, ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन है हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो वन टॉप फैक्टर चेक करो, डेल्टा TB इक्वल्स टू IKB इंटू एम। ठीक है, आई की वैल्यू देखो, इसके अंदर कितने पार्टिकल, 2, इसके अंदर पार्टिकल 3, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 2, तो यही आंसर दे दो बी। अब देखो हेनरी कांस्टेंट दे रखे हैं कुछ गैसों के लिए, अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, तो प्रेशर का ये रिलेशन था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन थे सॉल्यूशन में, प्रोपोर्शनल साइन का हटाएंगे केएच। तो मैं एक लाइन बोलता हूँ, जिसके लिए केएच की वैल्यू ज्यादा उसके लिए सॉल्युबिलिटी सबसे कम, खत्म। तो चेक कर लो केएच सबसे ज्यादा किसका दे रखा है, सबसे ज्यादा केएच दे रखा है साहब आर्गन का। कितना दे रखा है आर्गन का, 40 पॉइंट इतना, तो इसका मतलब आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, ये दो ऑप्शनों में हो सकती है। फिर उसके बाद में सबसे कम केएच किसका दे रखा है, ये थर्ड वाला वैल्यू किसके लिए, फॉर्मल्डिहाइड, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, ये अभी तक हुई है। फिर अब CO2, और इसमें चेक कर लो मीथेन के अंदर CO2 का हेनरी कांस्टेंट 1.67 और मीथेन का कम, जिसका कम दे रखा है हेनरी कांस्टेंट उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, यानी मीथेन की ज्यादा रहेगी, तो ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ ऑक्टेडल वॉइड इन BCC, ध्यान रखना दोस्तों, BCC में ऑक्टेडल नहीं बनती है, ये ऑक्टेडल बनती है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, चाहे वो CCP हो जिसको FCC भी आप कहते हो, या वो HCP, इसलिए आंसर 0 इसीलिए दिया है, कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर में आपको पता है रेट डायरेक्ट इक्वल्स टू किसके होती है, के, तो रेट की यूनिट लिख दो। रेट की यूनिट क्या होती है, M टाइम इनवर्स, ये लो साहब, M टाइम इनवर्स, M का मतलब मोल पर लीटर, देखो इधर ऐसे ऐसे मत, मोल पर लीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, विच हैज हायर एंट्रोपी, एंट्रोपी चेक करने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस पहले ये देखा करो, फिर उसके बाद में गैस गैस हो तो एटोमिसिटी देखा करो, तो जितनी एटोमिसिटी ज्यादा रहती है उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहती है, इसलिए एंट्रोपी ज्यादा रहेगी, तो इसका मतलब मोनोएटॉमिक से डाई की ज्यादा रहती है। अब बोले साहब एटोमिसिटी भी सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया करो, जिससे इजी पोलराइज हाई एंट्रोपी, विच हैज द हायर पीएच। अब देखो पीएच, फिर वही बात ध्यान से, पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, हायर पीएच होगी इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या कम होगी, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें ज्यादा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कम, आंसर यही आएगा बी। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ विच सॉल्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डाइल्यूशन, तो वीक एसिड वीक बेस के जो सॉल्ट होते हैं उनका डाइल्यूशन, उनके डाइल्यूशन करने से या नहीं करने से हाइड्रोलाइसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिलेशनशिप जब आप देखते हो तो आपका रिलेशन ये आता है इसके अंदर कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इक्वल्स टू उसका रूट इक्वल्स टू H अपॉन 1 माइनस H, सी नहीं है इसमें, इसलिए सी ऑप्शन।
विच गैस हैज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। ध्यान रखना क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, जो इजीली लिक्विफेबल गैस होती है उनका ज्यादा। क्वेश्चन 43 में इजीली लिक्विफेबल गैस के लिए आप एक तो मोलर मास चेक कर लिया करो, और बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तो नहीं है, किसी में भी नहीं है। CO2, SO2, मीथेन और हीलियम सब कहती हैं नॉन पोलर। डिस्पर्सन फोर्स है, सबसे ज्यादा मोलर मास इसमें इजीली लिक्विफेबल। फिर क्वेश्चन में दे रखे कुछ पोटेंशियल और पूछा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो किसी दूसरे को रिड्यूस करते खुद ऑक्सीडाइज, इसलिए मेटल। अब देखो ऑप्शन में देखो, इसलिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। आंसर क्रोमियम, मेटल। क्वेश्चन 45 फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से दिया गया है, पूछा टेम्परेचर। तो देखो ध्यान से, जहां पर एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है, जैसे इस पर सब ज्यादा एक्सटेंड है एडजॉर्प्शन का, इसमें कम। जिस पर एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे कम, और जिस पर एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन कम, फिजिक्स ऑप्शन है ये, फिजिसॉर्प्शन के ग्राफ हैं, एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन कम उसका टेम्परेचर हाई, क्योंकि आपको पता है कि फिजिसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता है, इसका मतलब T1 सबसे ज्यादा। लो साहब, ये आपके पास में पेपर 10 था, अगली क्लास में पेपर 11 मैं आपको डालूंगा, इसको एक बार चेक करें और फिर अगली क्वेश्चन क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को बंद करता हूँ। ओके बाय।